नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गजबल हेल्थ में। मैं हूं आपका होस्ट विष्णु शर्मा। पर आज हम बात करेंगे प्रोटीन शॉर्टिंग टू एंडोक्राइन रेटिकुलम के बारे में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रोटीन को ट्रांसलेशन होने के साथ साथ ही ईआर के अंदर भेजा जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ईआर क्या होती है। ईआर हम सभी जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ईआर को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1897 में। 1897 में गार्नियर ने, उसने गार्नियर गार्नियर ने इसको बोला था, गार्नियर ने उसको बोला था एर्गेस्टोप्लाज्म। क्या बोला था उसको? एर्गेस्टोप्लाज्म, एर्गेस्टोप्लाज्म। बट लेटर ऑन इन 1953 के अंदर, ठीक है, बट लेटर ऑन 1953 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था पोर्टर, PORTER, पोर्टर। पोर्टर ने इसको टर्म दे दिया क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ट्यूब्यूल्स। कैसा है ये? नेटवर्क बनाती है किसका? मेम्ब्रेन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है? ट्यूब्यूल्स होती हैं और सैक्स होते हैं। सैक का मतलब वेसिकल टाइप की होती है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी कि ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगी। लेट सपोज ये हमारी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर के पूरे साइटोप्लाज्म क्या करेगी? एक्सटेंड कर जाएगी इस तरह से, इस तरह से। ओके, और इसी वजह से इसे हम लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। किसमें? एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट में स्पेशली एनिमल सेल के अंदर इसको हम लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। प्लांट के केस में वैक्यूल होती है लार्जेस्ट, वैक्यूल इन प्लांट। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। इसे सभी जानते हैं। एक होती है RER और नंबर सेकंड होती है SER। RER को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण इसकी जो सरफेस है वो हो जाती है रफ। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वेयर एज जो दूसरे टाइप की जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके अंदर कोई भी राइबोसोम नहीं मिलता है, नो राइबोसोम। सो इसके वजह से क्या है? इसकी जो सरफेस है वो कैसी रहेगी? स्मूथ रहेगी। और स्मूथ सरफेस होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये एरिया है, यहाँ पर क्या है? स्मूथ है। और ये जो आप देख रहे हो एक पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पर दाने ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर कौन अटैच्ड है? राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है बेसिकली किसमें होता है? प्रोटीन शॉर्टिंग, प्रोटीन सीक्रेट सीक्रेशन में, ठीक है, शॉर्टिंग में नहीं, सीक्रेशन में बोलेंगे, प्रोटीन सीक्रेशन में, ठीक है। और जो स्मूथ का होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, कोमा लिपिड सिंथेसिस, ओके, कुछ स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस भी करती है ये तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो क्या करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली सारे फंक्शंस दिए हुए हैं हमारे ईआर के क्या क्या काम करती है। नंबर वन, द एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोटीन दैट प्रोसीड थ्रू द सीक्रेटरी पाथवे। सबसे पहला एंट्री पॉइंट यही बनाती है जहां से प्रोटीन का क्या होता है? सीक्रेशन होता है। तो एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोटीन सीक्रेशन।
एंट्री पॉइंट फॉर प्रोटीन सेपरेशन। ओके, दूसरा क्या काम है इसके अंदर, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी कहाँ होता है, ईआर के अंदर होता है। स्पेशली इसमें कौन सा वाला होता है, एन लिंक, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है। और ये एन लिंक कहाँ पर होता है, एस्पेरेजिन के अमाइनो एसिड पर, एस्पेरेजिन के अमाइनो टर्मिनस पर, इसलिए क्या बोलते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एस्पेरेजिन का अमाइनो टर्मिनस जो होगा अमाइनो ग्रुप का, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एन लिंक्ड बोलते हैं। तीसरा क्या काम है, क्वालिटी कंट्रोल, ये प्रोटीन को फोल्ड कराती है। तीसरा क्या करती है, प्रोटीन फोल्डिंग। दूसरा क्या काम था हमारा, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। थर्ड है हमारा प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन होगी वही क्या करती है, सीक्रेटरी प्रोटीन होती है, ठीक है। जिस प्रोटीन को हमें बाहर भेजना होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो वो प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन ही क्या करता है, प्रोटीन को प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन के प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करता है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसका जो मेन काम भी ये है, प्रोटीन फोल्डिंग भी कहाँ हो रही है, इसीलिए इसकी जो प्रोटीन की फोल्डिंग कहाँ हो रही है, ईआर के अंदर। चौथा क्या है, कि कैल्शियम को स्टोरेज करके रखती है, बहुत अच्छा है ये। दो ही सेल ऑर्गेनेली हैं जो क्या करते हैं, कैल्शियम को स्टोर करते हैं। नंबर वन ईआर, और सम शॉर्ट और सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो कहाँ पर होता है, ईआर, ईआर के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्टोर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत थोड़ा अमाउंट रहता है, बट जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम है वो कहाँ रहता है, ईआर के अंदर। आप लोगों ने एक मसल की जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इससे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टोर रहता है। लेस्ट जो और एक और इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, हमारा लिपिड बायोसिंथेसिस, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, लाइपोजेनेसिस का काम करता है, लाइपोजेनेसिस, ठीक है, लाइपोजेनेसिस लिपिड सिंथेसिस का करता है। इसके लिपिड की वजह से क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो साइज है वो इसी की वजह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, प्रोटीन लिपिड की सिंथेसिस होती है, लिपिड की बैरियर बनती है और वो सीधे जाके फ्यूज कर जाती है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थ्रू वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज भी क्या रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, डायनेमिक रहता है, स्टेबल नहीं रहता। तो अब बात करते हैं कि प्रोटीन शॉर्टेज कितने टाइप की होती है। तो प्रोटीन शॉर्टेज बेसिकली दो टाइप की होती है। नंबर वन, पोस्ट ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल, और दूसरी होती है को ट्रांसलेशनल। जो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन शॉर्टिंग होती है वो होती है फ्री राइबोसोम्स में, इसमें होती है फ्री राइबोसोम्स के थ्रू, फ्री राइबोसोम्स। ये फ्री राइबोसोम्स क्या कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। और साइटोप्लाज्म से इस प्रोटीन के कंप्लीट फॉर्मेशन होने के बाद उसको कहाँ किया, उस प्रोटीन के कंप्लीट फॉर्मेशन होने के बाद में उसको उसकी डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में है, फ्री राइबोसोम है, ये क्या है, फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम है, इसने क्या किया, ये प्रोटीन को सिंथेसिस किया, ये प्रोटीन है हमारी, ठीक है। इस प्रोटीन को यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर फोल्डिंग होगी, ये अनफोल्डेड भी हो सकती है, फोल्डेड भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं, अनफोल्डेड ऑब्लिक फोल्डेड, ठीक है। तो इस प्रोटीन को
डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पर क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो इन सभी ऑर्गेनेलीज की प्रोटीन शॉर्टिंग के बारे में ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, आप उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है को ट्रांसलेशनल प्रोटीन शॉर्टिंग। को ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का ट्रांसलेशन भी हो रहा है और उसकी प्रोटीन की शॉर्टिंग भी हो रही है, उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जा रहा है, एक सेल ऑर्गेनेल एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जा रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, उसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोटीन शॉर्टिंग को हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसलेशनल प्रोटीन शॉर्टिंग। को ट्रांसलेशनल प्रोटीन शॉर्टिंग। तो इसमें देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है राइबोसोम्स के थ्रू, और ये जो प्रोटीन है इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है प्रोटीन का और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं को ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रोटीन को शॉर्ट किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो प्रोटीन है, कभी भी अगर को ट्रांसलेशनल होगा, को ट्रांसलेशनल प्रोटीन शॉर्टिंग जो होती है वो सब सिर्फ और सिर्फ ईआर में होती है। कहाँ होती है, ईआर के अंदर। ठीक है, बाकी किसी भी सेल ऑर्गेनेल में नहीं होगी, सबसे पहले वो कहाँ पर होगी, ईआर के अंदर जाएगी। ईआर से फिर वो प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पर जा सकती है। ठीक है, ईआर से फिर वो प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर भेजी जा सकती है थ्रू गोल्जी और डायरेक्ट थ्रू दी ईआर टू दी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल। ओके, तो जो प्रोटीन डायरेक्ट ईआर से भेजी जा सकती है, कहां पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भेजी जा सकती है और पेरोक्सिसोम को भी भेजी जा सकती है कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरा ईआर से वो प्रोटीन सबसे पहले कहां जाएगी, गोल्जी के पास जाएगी। गोल्जी क्या करेगा, उस प्रोटीन पे लगे हुए टैग के हिसाब से और उस प्रोटीन में लगे अमाइनो एसिड सीक्वेंस के हिसाब से उस प्रोटीन को डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर भेजेगा। वो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी जा सकती है, एंडोसोम पर भी जा सकती है, देन उससे लाइसोसोम पर जा सकती है और सीक्रेटरी वेसिकल्स यानी मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि सीधे सीधे सेल के बाहर भी जाकर के रिलीज हो सकती है। तो ज्यादातर प्रोटीन जो होती है वो सेल के बाहर सीक्रेटरी प्रोटीन बनती है। ठीक है, सीक्रेटरी प्रोटीन। तो ज्यादातर जो प्रोटीन होती है, सीक्रेटरी प्रोटीन होती है, उनको हम ईआर के अंदर को ट्रांसलेशन होता है उनका। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं और क्या क्या रोल है उनका। तो सबसे पहले जो पहला प्लेयर है वो है हमारा सिग्नल सीक्वेंस। क्या है, सिग्नल सीक्वेंस। ये सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है, ये वो सीक्वेंस होता है जो डिसाइड करता है कि उस प्रोटीन का को ट्रांसलेशन होगा या पोस्ट ट्रांसलेशन होगा। अगर किसी प्रोटीन के एंड टर्मिनस पर एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का एक छोटा सा स्ट्रेच है। ठीक है, लगभग बेसिकली वैसे तो 7 से लेकर के 12 तक होता है, और किसी किसी में 20 से लेकर के 30 तक भी हो सकता है, किसी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन के अंदर। जनरली जो प्रोटीन होती है उनमें 7 से लेकर 12 तक होता है। ठीक है, तो इसके एंड टर्मिनस पर ये 7 से लेकर 12 तक अमाइनो एसिड का क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक पैच होता है, स्ट्रेच होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का क्या होगा, स्ट्रेच होगा, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड क्या करेंगे, बेसिकली यही इसी को हम क्या बोलते हैं, हम सिग्नल सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, द सिग्नल इज रिमूव्ड व्हेन ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन एंटर्स इनटू द ईआर। इस सिग्नल सीक्वेंस को हम बाद में रिमूव कर दिया जाता है जब ये प्रोटीन कहाँ पहुंच जाती है, ईआर के लीवर में पहुंच जाती है। ठीक है, तो पहला प्लेयर हमारा क्या है, सिग्नल सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये क्या है, हमारा सिग्नल सीक्वेंस। आप देखते हैं ल्यूसिन 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 एलानिन फिनाइल एलानिन ग्लाइसिन। तो यहाँ पर सारे के सारे कैसे हैं, ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं। क्या है, ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है, ये तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 अमाइनो एसिड्स है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पता चल जाएगा कि 7 से लेकर 12 तक, जैसा हमने पूछा था, तो जनरली 7 से 12 तक ही होते हैं, पर किसी किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के केस में क्या होता है, ये ज्यादा भी होते हैं। तो अब इस सिग्नल सीक्वेंस को, ये जो हमारा अमाइनो सिग्नल, अमाइनो टर्मिनस पर जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस निकल रहा है, ठीक है, ये हमारा स्मॉल सब यूनिट है, ये हमारी लार्ज सब यूनिट है, और यहाँ से हमारा ये प्रोटीन निकल रही है।
तो इस प्रोटीन का जो सिग्नल सीक्वेंस है, मान लेते हैं ये है यहाँ पर, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? एक सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, ठीक है। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये होता है 7s स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए होता है, ठीक है। 7s स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होगा? 7s होगा, बहुत छोटा होता है। और प्लस के इसके साथ 6 प्रोटीन सब यूनिट जुड़ी होती हैं। क्या? 6 प्रोटीन सब यूनिट्स। तो हम बोल सकते हैं कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है ये? एक तरीके से राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसके साथ क्या जुड़ी है? 6 सब यूनिट जुड़ी हुई है। और 6 सब यूनिट क्या हुई है? रैप है। 6 सब यूनिट के ऊपर रैप रहता है कौन? हमारा आरएनए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे एसआरपी का जनरल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो डोमेन ये है हमारा, ये डोमेन, ये क्या करता है? ट्रांसलेशनल पॉज डोमेन है। क्या करता है? ये ट्रांसलेशन को पॉज कराएगा। कैसे कराता है पॉज? बताता हूँ। लेट सपोज कि ये हमारा क्या है? राइबोसोम है। ये ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, 40s। और ये नीचे 60s, ठीक है, 60s। तो इस ये जो इसका एमआरएनए का ये जो सीक्वेंस है ना, ये ट्रांसलेशन पॉज डोमेन, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है किससे? 5s राइबोसोमल आरएनए के थ्रू। इससे होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री टू 5s राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो क्या करेगा? इससे इंटरेक्ट कर जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये इंटरेक्ट करता है, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा 5s राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। और ये क्या है? ए साइड में होता है, जैसे कि हमें पता है, ठीक है, ए साइड में होता है। और यहाँ पर ये हमारा क्या आ रहा है? ये हमारा एसआरपी है, ठीक है, ये एसआरपी है। और ये क्या कर गया? कॉम्प्लीमेंट्रिटी लेके आया, जिसकी वजह क्या होगा? ये और पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं बनने देगा, ठीक है। ये क्या क्या करेगा? क्योंकि इसे कॉम्प्लीमेंट्री ले लिए तो इसकी जो एक्टिविटी है 5s राइबोसोमल आरएनए की, इसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा? ये थोड़ी देर के लिए पॉज कर देगा और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड्स को फॉर्मेशन नहीं होने देगा। इस तरह से क्या करेगा? ये ट्रांसलेशन को पॉज करा देता है। और यहाँ से ऑलरेडी क्या निकली हुई है? प्रोटीन निकली हुई है, ठीक है। ये क्या निकली हुई है? प्रोटीन निकल रही है यहाँ से। इसके पास क्या है? ये हमारा क्या है? सिग्नल सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो सिग्नल सीक्वेंस है साथ में यहाँ पर। और इस सिग्नल सीक्वेंस को भी यहाँ पे क्या करेगा? ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। इस सिग्नल सीक्वेंस को क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने इसके लास्ट पार्ट से। यहाँ पर क्या? सिग्नल सीक्वेंस बाइंडिंग पॉकेट है इसके पास में। ये जो है, ये ये जो एरिया है, ये क्या कर रहा है? सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसी के साथ साथ इसके पास क्या होता है? एक जीटीपीएज एक्टिविटी के लिए भी डोमेन होता है। क्या होता है? जीटीपीएज एक्टिविटी डोमेन। और साथ ही साथ ये जीटीपी एक्टिविटी डोमेन क्या करता है? एसआरपी का एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। इस एसआरपी का एक क्या होगा? एक रिसेप्टर होगा, उससे जाकर के बाइंड करता है। जीटीपी एक्टिविटी होती है प्लस के जी क्या है? एसआरपी रिसेप्टर बाइंड, एसआरपी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, एसआरपी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इस एसआरपी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के पास ही क्या होती है? जीटीपी एक्टिविटी होती है। तो जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है हमारा ट्रांसलोकॉन चैनल, ट्रांसलोकॉन चैनल एंड एसआरपी रिसेप्टर, एसआरपी रिसेप्टर, इन दोनों के बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये सबसे पहले एसआरपी रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं, देन हम ट्रांसलोकॉन चैनल के बारे में बात करेंगे। एसआरपी रिसेप्टर क्या होता है? जैसे मान के चलिए ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर हम मेम्ब्रेन है हमारे, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से क्या होगा? एसआरपी का रिसेप्टर बैठा रहता है, ठीक है। ये एसआरपी का रिसेप्टर है। ये एसआरपी का जो रिसेप्टर है ये हमेशा जीटीपी बाउंड स्टेज में रहता है। कैसा रहेगा? जीटीपी बाउंड स्टेज में, जीटीपी बाउंड स्टेज में। अब जीटीपी बाउंड स्टेज में जब ये रहता है तो ये क्या करता है? एसआरपी से इसके इंटरेक्शन जो है, इसकी एफिनिटी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, ठीक है।
जब ये जीटीपी बाउंड रहता है तो उसकी एफिनिटी जो है एसआरपी से ज्यादा हो जाती है। अब जब एसआरपी से ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ये एसआरपी को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पर आकर के एसआरपी को क्या करता है, बाइंड करा देगा। बाइंड कराने के बाद जैसे ही एसआरपी यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा, ठीक है, और इसके साथ में कौन आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, ठीक है, और ये प्रोटीन का एंड टर्मिनस है, ठीक है, ये हमारा एसआरपी यहाँ पर घुसा हुआ है, इसका ये हमारा ट्रांसलेशन इनिबिशन डोमेन है और ये एसआरपी बाइंडिंग डोमेन है। इस एसआरपी बाइंडिंग डोमेन के पास क्या है, जीटीपीएच एक्टिविटी है। क्या है, जीटीपीएच एक्टिविटी। ये जीटीपीएच एक्टिविटी क्या करेगी, इसके जीटीपी को क्या कर देगी, हाइड्रोलाइज करा देगी। क्या करा देगी, जीटीपी को हाइड्रोलाइज करा देगी और यहाँ से क्या निकल जाएगा, जैसे ही फॉस्फेट में हाइड्रोलाइसिस की वजह से क्या निकलेगा, ये भी निकलेगा और जीटीपी भी निकल जाएगा। तो जैसे जीटीपी हाइड्रोलाइज होगा एक फॉस्फेट निकलेगा और जीटीपी बन जाएगा। जीटीपी बाउंड स्टेज में ये एसआरपी रिसेप्टर इस एसआरपी से बाइंड नहीं रह सकता, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये जो एसआरपी है यहाँ से फ्री हो जाएगा यहाँ पर और किसी दूसरे राइबोसोम से आकर के इंटरेक्ट करेगा, फिर दोबारा लेकर के आएगा। इस तरह से ये जो एसआरपी की रिसाइकलिंग होती रहेगी लगातार, ठीक है, रिलीज। ये हमारा क्या है, एसआरपी है। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसलोकोन चैनल की। जो ट्रांसलोकोन चैनल है जनरली होता है सेक 61 ऑब्लिक सेक, ठीक है, इसे बोलते हैं। ये ट्रांसलोकोन चैनल है जो कि ईआर के मेम्ब्रेन में मिलता है, इसे बोलते हैं सेक 61। ज्यादातर सेक 61 ही बोला जाता है, ठीक है, पर बैक्टीरिया वगैरह में भी देखा जाता है तो इसे सेक वाई भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं इस सेक 61 के बारे में। इसकी 3 सब यूनिट होती हैं, सेक एल्फा, देन सेक बीटा एंड देन सेक गामा, ठीक है। जो अल्फा जो यूनिट होती है सबसे लार्जेस्ट होती है, बीटा और गामा स्मॉल होती है। ओके, अब ये जो सेक अल्फा और जो है ये इस तरह से होती है अटैच्ड, जैसे कि मान के चलिए आप देख पा रहे हो, इसके बीच में ये जो है हमारा अल्फा है, ये जो ग्रीन कलर का है ये भी हमारा अल्फा है, ये जो ब्लू कलर का है ये सॉरी जो ग्रीन कलर का है ये हमारा बीटा है, और जो ब्लू कलर का है ये हमारा अल्फा है, ठीक है, और ये येलो कलर का है ये क्या है, गामा सब यूनिट है, ठीक है, ये गामा सब यूनिट है, ये गामा है, ये ग्रीन वाली बीटा है और ये जो ब्लू कलर की है ये क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो ये जो अल्फा सब यूनिट है ये इस तरह से प्रोट्रूड रहती है, इस तरह से हम बता सकते हैं आपको, इस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि इसके इस पोर्शन में ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, थोड़ा सा दूसरी कलर से बनाता हूँ, ये जो पोर्शन है इसका ये वाला, इस पोर्शन में बहुत ही ज्यादा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड मिलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसका जो बीच का सिरा है ये प्रोट्रूड कर जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ क्या कर जाता है, प्रोट्रूड कर जाता है, ठीक है, इस चैनल का, इस जो प्रोटीन का। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर हमारे फॉस्फोलिपिड हैं, इसकी जो लिपिड्स हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से और ज्यादा इसको क्या करते थे, दबा देते हैं, ठीक है, इसके पोर को बंद कर देते हैं बिल्कुल। अब पोर को एक तो इस तरह से बंद किया जाता है, दूसरा क्या होता है इसके वो प्लग पाया जाता है, ठीक है, ये प्लग है सेंटर में, क्या है सेंटर में, क्या है यहाँ पर ये प्लग है, ये क्या करता है, प्लग इसको बंद करके रखता है, ठीक है, ये प्लग क्या कर रहा है, इसको बंद करके रखेगा। तो इसमें दूसरा चीज ये है कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा है एक तो, और जिसकी वजह से क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन आ रहा है, सॉरी अंदर की तरफ। अब ये कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से जो कैल्शियम जो ल्यूमेन के अंदर मिल रहा है वो यहाँ से रिलीज आउट नहीं हो पाता, ठीक है, इस चैनल से रिलीज आउट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर आयंस का फ्लो नहीं होना चाहिए, तो इस चैनल को इस तरह से क्या किया जाता है, बंद रखा जाता है। बट जैसे ही सिग्नल पेप्टाइड जो हमारा है वो भी किसका बना हुआ, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बना हुआ है, तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक क्या करेंगे, इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इसके पोर रिंग जो है इससे इंटरेक्ट करते हैं, ये जो हमारा ये जो प्लग है, ये प्लग क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है इस जगह से, ठीक है, प्लग क्या होता है, डिसोशिएट होता है। तो जैसे ही ये हटेगा
प्लग हटेगा और मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है वो अंदर इंसर्ट होती चली जाएगी। ठीक है, इसके इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो सिग्नल सीक्वेंस होता है उसके इंट्रैक्शन की वजह से प्लग क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है और जो प्रोटीन है वो चैनल के अंदर इजीली थ्रू होती है। पर ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन फोर्स है, ये अभी भी अप्लाइड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयंस का फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता, सिर्फ खाली प्रोटीन ही जा पाती है, ताकि कोई और चीज जिसमें से होकर के नहीं जा पाती। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए ये mRNA है, ठीक है, mRNA है। mRNA से क्या निकला, हमारा सिग्नल सीक्वेंस निकला। सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया किसने, ये हमारा SRP है। क्या है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ठीक है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या करेगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जाकर के यहाँ पर पॉज कराएगा, पहले राइबोसोम से ट्रांसलेशन को पॉज कराएगा और इसको रिक्रूट करेगा कहाँ पर, SRP के रिसेप्टर पर। SRP के रिसेप्टर पर क्या होगा, GTP बाउंड रहता है, जैसे ही इसका GTP का हाइड्रोलाइज होगा, इसका क्या हो जाएगा, SRP रिलीज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, SRP रिलीज होकर फिर दोबारा लेकर के आएगा। अब ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये क्या करेगा, जैसे ही अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा, ये प्लग को डिसोशिएट कर देगा। ठीक है, प्लग को क्या कर देगा, डिसोशिएट कर देगा और प्रोटीन क्या होगी, ल्यूमेन के अंदर आने लगेगी। ठीक है, और ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन है, ये इसके जो मिडल रीजन है इससे इंटरेक्ट करके रखेगा, ताकि क्या कर सके, ये इसको ओपन रहने, इसका जो कंफर्मेशन है वो क्या रह सके, ओपन रह सके। ठीक है, इसके कंफर्मेशन को बंद ना होने दे। इसकी वजह से क्या करेगा, अब यहाँ पर एक बार जब ये पूरा का पूरा जो सिग्नल पेप्टाइड है, ये क्या है, हमारा सिग्नल पेप्टाइड ही चल रहा है अभी यहाँ तक, सिग्नल पेप्टाइड। सिग्नल पेप्टाइड एक बार जब इंटरेक्ट पूरी तरह से अंदर आ जाता है, तो इस ER के ल्यूमेन में एक एंजाइम पाया जाता है, इसे बोलते हैं सिग्नल पेप्टिडेज, सिग्नल पेप्टिडेज, सॉरी सिग्नल पेप्टिडेज। ये सिग्नल पेप्टिडेज का क्या काम है, इस सिग्नल पेप्टाइड को यहाँ से रिमूव कर देने, क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए इस सिग्नल पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से। तो वंस इट इज रिमूव, और प्रोटीन क्या हो रही है, लगातार अंदर आ रही है। ठीक है, लगातार प्रोटीन का क्या हो रहा है, अंदर इंसर्शन हो रहा है, ये लगातार प्रोटीन अंदर आती जा रही है। और जैसे ही सारा पूरी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, ये प्रोटीन अंदर ल्यूमेन में क्या होती है, फोल्ड हो जाती है, ल्यूमेन के अंदर क्या आ गई और फोल्ड हो गई। और फोल्ड होने के बाद फिर ये जहां इसको भेजना है भेजे, या फिर ER के अंदर ही रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। द SRP बाइंड्स द राइबोसोम एंड द सिग्नल सीक्वेंस इनहिबिटिंग फर्दर ट्रांसलेशन। ठीक है, SRP क्या करेगा, राइबोसोम से बाइंड करेगा और सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसलेशन को पॉज करा देगा। द इंटायर कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द SRP रिसेप्टर। अब ये जो हमारा SRP है पूरे से लेकर के जाएगा और SRP रिसेप्टर से बाइंड कराएगा, SRP रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब SRP क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और जो राइबोसोम है वो ट्रांसलोकोन से बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड होने के बाद क्या होगा, ट्रांसलोकोन की चैनल के अंदर क्या होगा, सिग्नल सीक्वेंस जाएगा और सिग्नल सीक्वेंस से क्या होगा, प्रोटीन को अंदर लेके जाएगा। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस इज इंसर्टेड इनटू द ट्रांसलोकोन एंड ट्रांसलेशन रिज्यूम्स, क्योंकि जैसे ही SRP हटेगा ट्रांसलेशन रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, द सिग्नल सीक्वेंस इज देन क्लीव्ड बाय सिग्नल पेप्टाइड एंड रिलीज इनटू द ER। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।